हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स न्यूज़ बिट्स प्रोग्राम। आज हम 14 अगस्त के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल हमारा चाइल्ड मैरिज की रिगार्डिंग है। अब क्योंकि हमारे GS1 के सोशलॉजी सिलेबस में चाइल्ड मैरिज डायरेक्टली मेंशन है, तो यह आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस आर्टिकल्स में कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए हुए थे जिसको हमने आपके लिए एक समरी की फॉर्म में प्रेजेंट किया है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग अ यूनिसेफ रिपोर्ट विच इज एंडिंग चाइल्ड मैरिज। तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आती है एंडिंग चाइल्ड मैरिज 2023, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में अभी भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है चाइल्ड मैरिज के केसेस में। साथ ही ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में होने वाली हर 3 में से एक चाइल्ड ब्राइड आज भी इंडिया में है। हालांकि ये रिपोर्ट यह भी कहती है कि इंडिया ने अदर साउथ एशियन देशों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सुधार किया है, तो इस रिपोर्ट को आप पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इस आर्टिकल में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के कुछ डेटा दिए हुए थे जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप एग्जाम में ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी डेटा का कर सकते हैं। तो एनसीआरबी का डेटा जो चाइल्ड मैरिज को लेके है वो हमारे लिए कंसर्न का केस है, क्योंकि 2018 में जहाँ चाइल्ड मैरिज के केसेस 501 थे उनमें बढ़ोतरी देखी गई है, और 2020 और 2021 में ये केसेस लगभग 1050 तक भी गए हैं। अब इसका एक कारण कोविड पैंडेमिक भी हो सकती है, जिस समय प्रशासन का जो मुख्य कार्य था वो कोविड निवारण और कोविड उनकी एक मेन प्रायोरिटी था। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि क्योंकि अब पहले की तुलना में ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है, उस वजह से भी हमें ये केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि अगर हम प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA एक्ट जो कि 2006 में लाया गया था उसके प्रभाव को देखें, तो जो 2006 में 47% चाइल्ड मैरिज रेट प्रिवलेंस थी, वर्तमान में 2021 की डेटा के अकॉर्डिंग चाइल्ड मैरिज प्रिवलेंस की जो रेट है वो 23% तक ड्रॉप हुई है। इसका मतलब इंडिया ने अगर लॉन्ग टर्म ऑफ डेटा स्केल पे देखें तो काफ़ी सुधार किया है, बट स्टिल अभी भी इस क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया जाना बाकी है। तो इन डेटा को आप अपने आंसर में एज अ वैल्यू एडिशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारा सोशलॉजी से रिलेटेड है। सोशलॉजी के सिलेबस में हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इज़ अ डायरेक्ट मेंशन टॉपिक। अब चूंकि ये आर्टिकल जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, के द्वारा लिखा गया है, तो ये काफ़ी ऑथेंटिक आर्टिकल है। इसमें सर ने बताया है कि देश की जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है दी इट इज़ 8.6%, और मेजर ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन में सिकल सेल एनीमिया एक कंसर्निंग इशू है। साथ ही इस आर्टिकल से हमें ये भी पता लगता है कि इट एक्ट एज अ हेल्थ बर्डन। अब सिकल सेल एनीमिया के निवारण के लिए सरकार क्या कर रही है, या ट्राइबल प्रॉब्लम्स के निवारण के लिए सरकार क्या कर रही है, उसमें आप इसे एज अ स्कीम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2023 में लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत 7 करोड़ से भी ज़्यादा टेस्टिंग की जा चुकी है। तो ये आर्टिकल भी हमारे पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल GS1 इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसे आप IR और इकोनॉमी दोनों में ही इंटरलिंक कर सकते हैं। यह आर्टिकल राजेंद्र राठौड़ जी द्वारा, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनके द्वारा लिखा गया है, और काफ़ी एनालिटिकल आर्टिकल उन्होंने ये लिखा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें उन्होंने सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ ट्रेड वॉर ऑन राजस्थान को डिस्कस किया है। तो हमने मेनली 4 पॉइंट इससे सॉर्ट आउट किए हैं। फर्स्ट इज राजस्थान के एक्सपोर्ट। अगर आप राजस्थान के एक्सपोर्ट देखें तो वो इस वर्ष 85,000 करोड़ थे, उसमें से लगभग 20,000 करोड़ के जो एक्सपोर्ट है वो USA को आते हैं, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो अगर US की टैरिफ ट्रेड वॉर कंटिन्यू रहती है तो राजस्थान के जो एक्सपोर्ट है दैट विल हिट बैडली। आफ्टर दैट सर ने एक सेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि हैंडीक्राफ्ट में इसमें 8 से 9 हज़ार करोड़, वहीं जेम्स एंड ज्वेलरी में 6 से 7,000 करोड़, एंड टेक्सटाइल में लगभग 4,000 करोड़ का है। तो ये मेजर सेगमेंट है जो इस टेरिफ वॉर से प्रभावित होंगे। साथ ही लाइवलीहुड इससे कैसे प्रभावित होगा, उदाहरणतः केवल सीतापुर और VKI इंडस्ट्रियल एरिया में ही 80,000 लोगों के अनएम्प्लॉयड होने की संभावना है। अब इसका रीजनल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो आप एग्जाम में ऐसे एक मैप द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि जयपुर है तो अपना जयपुर जेम्स के लिए है, इसी तरह से कोटा से जो है वो कोटा स्टोन जाता है, तो आपने एक रीजनल वेरिएशन भी यहाँ पे दिखा दिया, एंड इट्स अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन। इसी तरह से जो हमारा जोधपुर वाला बेल्ट है वहाँ से हमारे हैंडीक्राफ्ट जाते हैं। तो आपको पता है कि हमारे हैंडीक्राफ्ट दोहरी मार झेल रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ही यूरोपियन यूनियन ने डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी लागू करी थी। तो उस वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट ऑलरेडी सिग्निफिकेंटली लो हुए हैं, और US जो हमारा बड़ा मार्केट है, अगर वहाँ पे भी हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं तो हमारा हैंडीक्राफ्ट मार्केट या इंडस्ट्री पे काफ़ी बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा।
साथ ही सर ने इस आर्टिकल के एंड में आपको काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन दिए हैं, जिसमें कि कुछ हैं जैसे कि कृषि सुधार, ऊर्जा आत्मनिर्भरता। हमने इन सॉल्यूशन को एक त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत फॉर्म में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लाइक कि इंडिया को 3 फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले लोकल लेवल पे हमें अपने एमएसएमई को मजबूत करना पड़ेगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी स्कीम्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके साथ ही एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। ये आज की ही न्यूज़ है, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 देशों में निर्यात बढ़ाने का फैसला किया है और साथ ही छोटे उद्यमों को 20 लाख तक कोलैटरल फ्री लोन देने की भी तैयारी सरकार कर रही है। तो इससे हमारे एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग को बूस्ट मिलेगा। साथ ही इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम्स, लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी कम करनी पड़ेगी। करंट लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी 14% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से जो कंप्लायंस है उसको ईजी बनाना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे। अब हमारे ट्रेड या इंटरनेशनल लेवल पे हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान का ही देखें तो राजस्थान के 85,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ यूएसए से आ रहा है, विच इज़ अ मेजर चंक। तो एक ऐसी स्टेट से आना जहाँ पे अगर कुछ भी ग्लोबल शॉक होता है तो उसका पूरा प्रभाव हमारी इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगा। साथ ही आप चाइना का एग्जांपल देखिए, चाइना के पास 165 ट्रेडिंग पार्टनर है। तो चाइना का ट्रेड कितना डाइवर्सिफाइड है। रिसेंटली इसीलिए जैसे ही अभी चाइना ने सोयाबीन के जो इम्पोर्ट्स थे यूएस से कट किए, तो चाइना ने वो इम्पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट ब्राज़ील को दिया, जिससे उसने ना केवल ब्राज़ील से अपने बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत किया बल्कि ब्रिक्स ब्लॉक को भी मजबूत किया। इसी तरह से यूके एफटीए की लाइन पे हमें और एफटीए को प्रमोट करना पड़ेगा। साथ ही हमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी पे भी फोकस देना होगा। तो ये तो थे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मेजर। आपको लॉन्ग टर्म मेजर में मल्टीलेटरल रिफॉर्म की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की जो अपीलेट बॉडी है, इट इज़ एक्चुअली अ डिफंक्ट बॉडी। तो इंडिया को डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म, ब्रिक्स कंसोलिडेशन इत्यादि उपाय भी करने पड़ेंगे। तो पूरे ट्रम्प टैरिफ वॉर का ये सार या ये सॉल्यूशन हो सकता है, जिसे इंडिया शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म या अलग अलग लेवल पे अप्रोच कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग मनरेगा। अब ये क्वाइट इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, क्योंकि यूजुअल एनालिसिस से हटके इसमें मनरेगा के अदर बेनिफिट्स के बारे में भी बताया गया था। और हमारे सिलेबस में सोशल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली मेंशन टॉपिक है। तो सबसे पहले ऑथर बात करते हैं कि वाई मनरेगा प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कीम। तो देर आर 3 रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ लीगल राइट। सेकेंडली, ये डिमांड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। थर्डली, मनरेगा के जो परोक्ष बेनिफिट्स हैं या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, वो एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन से भी बढ़ के हैं। तो देखते हैं कि मनरेगा के क्या परोक्ष प्रभाव है। तो सबसे पहले मनरेगा से रूरल एरिया में जो बुनियादी ढांचा जनरेट होता है, तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट का काम करता है, जिससे कि रूरल अर्बन माइग्रेशन कम होता है। इसके साथ ही ये रूरल या ग्रामीण उत्पादकता को भी बढ़ाता है। आज 1/3 ऑफ ग्रामीण परिवार मनरेगा पर आश्रित हैं। साथ ही पर्यावरण और पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण में भी इनका महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि मनरेगा में जो कार्य किए जाते हैं उससे मृदा संरक्षण होता है, जलाशयों का निर्माण होता है, जिसका प्रभाव हमें अपनी कृषि उत्पादकता पे देखने को मिलता है। साथ ही मनरेगा के कारण वंचित वर्गों को भी काफ़ी फायदा हुआ है। उदाहरण से 50% जो आज भी मनरेगा वर्कर्स है, दे आर फीमन। इसी तरह 1/4 दलित और आदिवासी वर्ग से आते हैं। तो इनके उत्थान में भी मनरेगा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो फाइनली इस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में मनरेगा काम कर रहा है। और इससे ना केवल मजदूरी बढ़ती है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में मांग भी बढ़ती है, जिससे कि वो जीडीपी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। अब मनरेगा की सफलता का सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ सर देते हैं कि 2008 में जब वैश्विक मंदी आई और कोरोना महामारी आई, तब मनरेगा की उपयोगिता का हमें पता लगता है। हालांकि मनरेगा को लेकर कुछ इश्यूज भी हैं, उनका भी सर ने डिस्कस किया है, आप उन्हें भी देख सकते हैं और ये प्रभाव उसके एनालिसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वीमन सोशल जस्टिस इकोनॉमी, मल्टीपल जगह आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैम ने काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है। इसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे भारत डब्ल्यूपी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग महिला साक्षरता 77% से ज़्यादा हो गई है। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। हाउएवर जब हम हायर एजुकेशन में देखते हैं तो ये नंबर घट के केवल 48% आ जाता है। एंड इवन इस 48% का जब हम लेबर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट देखते हैं तो ये 41.7% तक ही रह जाता है।
अब इसमें एक कंसर्न की क्या बात है कि ऑल्दो 50% तक वो हायर एजुकेशन में आ गई है, बट फिर भी जब हम महिलाओं का कन्वर्जन रेट देखते हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल स्टार्टअप्स में, तो डेथ इज़ कंसर्निंग कि ये ओनली 20% के आसपास है। इसका मतलब हमारी महिलाएं शिक्षित तो हो रही है, परंतु वो अर्थव्यवस्था में फॉर्मल रूप से नहीं आ पा रही है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि महिलाओं का जो अनपेड फैमिली वर्क है या जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो हमें उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी में लाना पड़ेगा। इसके लिए मैम एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रही है, जैसे कि वो कहती है कि अब हमें एक नया पैरामीटर देखना पड़ेगा कि कन्वर्जन रेट, कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस की सफलता को इस आधार पे देखें कि हमने कितनी महिलाओं को वर्क फोर्स में या प्रोफेशनल वर्क फोर्स में जोड़ा है। साथ ही एक काफ़ी अच्छा पॉइंट इसमें एंड में दिया जाता है कि शोध से पता चलता है कि अगर भारत करंट जेंडर गैप को कम कर दे या उससे इक्वल ले आए तो $770 बिलियन हमारी जीडीपी में ऐड हो सकता है। तो महिलाओं से रिलेटेड या महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से रिलेटेड इसमें काफ़ी अच्छे डेटा सेट्स हैं, बोथ पॉजिटिव एंड बोथ द कंसर्निंग वन, तो आप इन्हें मेंस आंसर राइटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी में एजुकेशन पॉलिसी से रिगार्डिंग है। तो रिसेंटली परख का सर्वे आता है, परख जो एजुकेशन से रिलेटेड सर्वे कंडक्ट करते हैं, तो वो एक अच्छी मतलब बहुत क्रेडिबल बॉडी है। तो इसमें राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ देखने को मिलती है कि राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स का जो एवरेज स्कोर था वो नेशनल एवरेज स्कोर से ज़्यादा था। और एक और महत्वपूर्ण बात कि हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका औसत परिणाम हमारे निजी स्कूलों से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि राजस्थान ने एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो हमारी सरकार की स्कीमें आई है, उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव आउटपुट देखने को मिला है। तो आप इस सर्वे को काफ़ी जगह कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल GS1 में ही हेल्थ केयर पॉलिसी से रिलेटेड है। साथ ही इसे हम सोशलॉजी में वल्नरेबल सेक्टर अंडर द एल्डरली सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब भरतपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। यस्टरडे ऑल्सो वी डिस्कस कि कैसे तमिलनाडु और कर्नाटका में होम डिलीवरी और हेल्थ सर्विसेज स्टार्ट की गई। उसी की तर्ज पे भरतपुर में भी घर बैठे बुजुर्गों तक इलाज पहुंचाने की इनिशिएटिव स्टार्ट की गई है। तो ये जो पैलिएटिव केयर योजना चालू की गई है, इसे आप एज अ एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपसे सिल्वर इकोनॉमी के बारे में भी पूछा जा सकता है। सिल्वर इकोनॉमी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एल्डरली। साथ ही गेरियाटिक हेल्थ केयर, क्योंकि वृद्धजनों की जो नई बीमारियां हैं उनसे संबंधित नीड्स हैं, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस पायलट प्रोजेक्ट को कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अभी रिसेंटली ही अमेंडमेंट हुए हैं हमारे MMDR एक्ट में। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान में मेजर मिनरल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, माइनर मिनरल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, और रिसेंट में ही जो हमारे क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल के एक्सप्लोरेशन हो रहा है, उनकी नई नई खोज हो रही है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल इन राजस्थान, और हाउ कैन राजस्थान बी अ पावर हब फॉर दिस मिनरल। इसके लिए MMDR एक्ट में जो 6 मुख्य रूप से बदलाव किए गए वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले एक लीज में ही नई खनिज जोड़ने की सुविधा इन्हें दी गई है। साथ ही रॉयल्टी तय करने का अधिकार राज्य को दिया गया, इससे पहले अधिकार राज्यों के पास नहीं था। साथ ही खनिज खोज के लिए राष्ट्रीय मिशन, जो कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के रूप में अगले 5 सालों में 8700 करोड़ का खर्च करके खोज और विकास के कार्य करेगा। इसके साथ ही गहरे खनिजों के लिए पट्टा को भी बढ़ाया गया है। साथ ही खनिज एक्सचेंज की भी स्थापना की गई है, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार किया जाएगा, और नीलाम खदानों में अतिरिक्त खनिज का प्रीमियम भुगतान भी किया जाएगा। तो राजस्थान को इससे कैसे फ़ायदा होगा ये इसमें दिया हुआ है, आप मेंस के अकॉर्डिंग इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग अर्बन डेवलपमेंट। अब क्योंकि भारत में शहरी जनसंख्या का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, तो इसके कारण हमें एक टिकाऊ नगर नियोजन आवश्यक हो जाता है। तो इस रिगार्डिंग आप देखेंगे कि डेली आर्टिकल आ रहे हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कैसे कि अहमदाबाद और इंदौर ने म्यूनसिपल बॉन्ड ला के एक एक्टिव सिटीजन पार्टनरशिप के थ्रू अर्बन डेवलपमेंट के सपने को साकार किया है। तो आज काफ़ी अच्छे डेटा इस आर्टिकल में आए थे, तो हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिसेंटली एक रिपोर्ट आती है जिसके अकॉर्डिंग 2050 तक भारत की जो अर्बन आबादी है वो 95 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो कि कुल आबादी का 40% होगी। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि यह आबादी के पास ओनली 3% ऑफ द लैंड एरिया होगा, बट इट विल कंट्रीब्यूट टू द 60% ऑफ GDP। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या हमारे पास इस आबादी के लिए बुनियादी ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये एक चिंताजनक बात है कि इस आर्टिकल से हमें पता लगता है कि 2011 से 2018 के बीच हमने अपने अर्बन डेवलपमेंट पे केवल 0.6% ऑफ GDP को निवेश किया है। हालांकि वर्तमान में इस संख्या में वृद्धि आई है, बट स्टिल देयर आर एरिया ऑफ कंसर्न व्हेन इट कम्स टू द अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखते हैं कि क्या क्या कंसर्न है।
तो सबसे पहले तो ओनली 0.6% ऑफ जीडीपी ऑन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन 2011 टू 2018। सेकेंडली, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो इसमें बहुत कम है। ओनली 5% प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, 72% स्टेट एंड सेंटर का कंट्रीब्यूशन है। साथ ही 2047 तक आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभी हम केवल 30% ही अचीव कर पाए हैं। तो ऐसे में जब हम विकसित भारत की संकल्पना को 2047 तक पूरा होता हुए देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बुनियादी ढांचों में होने वाले निवेश को बढ़ाएं। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें इसमें हैवी निवेश की ज़रूरत है, क्योंकि 2050 तक हमारे अर्बन डेवलपमेंट में हमें $2.4 ट्रिलियन ऐड करना होगा और 2070 तक यह आंकड़ा बढ़ के लगभग $11 ट्रिलियन हो जाएगा। तो सतत अर्बन विकास के लिए लगातार निवेश और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट आर्टिकल GS2 में स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जहां पे इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट कंस्टलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट PPP मॉडल में लॉन्च किया जाता है। तो प्रीलिम पर्सपेक्टिव से तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस कंपनी के थ्रू ये किया जाएगा, तो ये पिक्सल स्पेस इंडिया लेड कंसोर्टियम होगा। अब आप देखिए कि इंडिया के स्पेस जर्नी में कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले हम कम्प्लीटली प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की तरफ थे, जहाँ इसरो जैसी संस्थाएं थी, लेकिन अब हमने इन स्पेस जैसी संस्थाएं बनाई और अब प्राइवेट सेक्टर भी खुल के भागीदार आ रहे हैं, जैसे कि स्काई रूट, अग्निकुल। अब PPP मॉडल इन दोनों के बीच का एक मॉडल है, जहाँ दोनों के सहयोग से हम न्यू लॉन्चेस करेंगे। अब इसी साल 2024 के मेंस में एक क्वेश्चन आता है कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिजनाइजेशन से हमारे इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट मिलेंगे। तो यह आर्टिकल बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको जनरेट करके देता है। इस आर्टिकल से हमें पता लगता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी या अर्थ ऑब्जर्वेटरी में इन्वेस्ट करने से हमें क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, बेटर एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग, बेटर अर्बन प्लानिंग, इसके साथ ही जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस भी आपको प्रोवाइड होगी। साथ ही हमारा फॉरेन रिलायंस कम होगा। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा कि इंडिया को अपने फैक्ट्स और अपने दावे को प्रस्तुत करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ की जो इमेजरी थी उस पर रिलाई करना पड़ा था। तो अगर हमारे पास ऐसी अर्थ ऑब्जर्वेटरी कंस्टलेशन होगा तो हमारी फॉरेन रिलायंस कम होगी। साथ ही डेटा सोवरेनिटी, दैट इज़ अ वेरी गुड कीवर्ड, तो इसके मल्टी सेक्टोरल इम्पैक्ट होंगे। तो ये आप मेंस में आपसे पहले भी पूछा जा चुका है, आने वाले समय में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा GS2 से रिलेटेड है और पॉलिटी सेक्शन से भी आप रिलेटेड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंट ही जस्टिस पारदीवाला का एक जजमेंट आता है, जहां पे वो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ऑर्डर देते हैं कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं आप उन्हें कंटेन कीजिए शेल्टर होम्स में। तो मेनका गांधी मैम जी, जो कि एक एनिमल राइट और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही फॉर्मर MP भी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे एनालिसिस और आर्गूमेंट दिए हैं कि ये कार्य क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे 1880 में पेरिस ने सिमिलर काम किया था, बट दे हैव टू फेस डिजास्ट्रस इम्पैक्ट। साथ ही चीन में माओ जब आते हैं पावर में तो उन्होंने सारी गौरैया को मार देने का ऑर्डर दिया। उन्हें लगा कि अनाज की जो खपत है ये इससे कम हो जाएगी, बट उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि टिड्डियों की संख्या बढ़ गई और पूरा वहाँ अकाल देखने को मिला। इसी तरह मॉरिशस में भी ये इम्पैक्ट देखने को मिला। तो बात का सार ये है कि जब भी हम एक अपनी फूड चेन में एक एनिमल को रिप्लेस करते हैं या सप्रेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरी फूड चेन पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही मैम ने इसका एक कॉस्ट एनालिसिस भी दिया है कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो वो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में वो कहती हैं कि अगर 3000 शेल्टर होम आप इस्टेब्लिश करेंगे, जहां आप स्टाफ, लैंड, व्हीकल, डॉक्टर्स इत्यादि लाएंगे, तो आपको लगभग 15,000 करोड़ का व्यय करना पड़ेगा। तो क्या हमारी लोकल बॉडीज इतनी एम्पावर्ड हैं कि उनके पास ये क्षमता है? साथ ही मैम एक सफल पद्धति भी बताती है। मैम नीदरलैंड का एग्जाम्पल देती है कि नीदरलैंड में आज एक भी आवारा कुत्ता नहीं है। तो नीदरलैंड ने इस स्टेटस को कैसे अचीव किया? तो 1970 के दशक में एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट नीदरलैंड पास करता है, जिससे किसी भी मालिक द्वारा जानवर को नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी हो गया। इसके बाद 1990 के दशक में एक राष्ट्रीय नसबंदी कार्यक्रम लागू किया जाता है और आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कराई गई, नियमित टीकाकरण कराया गया और उन्हें वापस सड़क पे छोड़ दिया गया। अब इसके बाद सरकारी फंड से चलने वाले इस कार्यक्रम ने धीरे धीरे आवारा कुत्तों की संख्या घटा दी और आज 10 नागरिकों में 20% से अधिक के पास डॉग्स हैं। तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल केस स्टडी है नीदरलैंड की। आप इंटरव्यू में मेंस तक तो ये काफ़ी इरेलेवेंट हो जाएगा, बट आप इंटरव्यू में इसे काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम इंडिया में एनिमल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 में एनेक्ट किया जाता है। अब इस एक्ट के तहत 2001 में सेंटर ABC डॉग्स रूल लेके आती है, जिसके तहत ह्यूमन
ह्यूमेन स्टेरिलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन और रिलीज बैक आफ्टर देयर स्टेरिलाइजेशन का प्रोविज़न दिया जाता है, एक्सेप्ट कि वो क्रिटिकली इल हो, उनमें रेबीज़ हो या फैटली इंजर्ड वो हो गए हों। इसके साथ ही 2023 में एबीसी रूल को एक्सपेंड कर दिया जाता है, जहाँ पे कि इसमें स्ट्रे कैट्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। साथ ही एक 3 टायर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात की जाती है। अब स्ट्रे डॉग को कम्युनिटी एनिमल के रूप में दर्जा दिया जाता है। साथ ही प्रोटेक्टेड फीडिंग राइट्स को भी स्वीकार किया जाता है। अब इसी संदर्भ में हमारे पास कुछ लीगल प्रेसिडेंट्स और भी हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट 2015 में लोकल अथॉरिटीज़ को इंस्ट्रक्ट करता है कि यू हैव टू एक्ट एज पर द 1960 एक्ट रूल्स। 2022 में भी इस स्टैंड को रीअफर्म करते हुए और दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि स्ट्रीट डॉग्स ऑल्सो हैव राइट टू फूड। तो ये एक पूरा एनिमल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है कि अंडर विच लॉ, अंडर विच प्रेसिडेंट्स वी हैव सम लीगल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द एनिमल राइट्स। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा GS3 पॉलिटी के रिगार्डिंग है। अब जैसे आपको पता होगा कि अभी बिहार में SIR का प्रोसेस चल रहा है, तो इस संदर्भ में दो आर्टिकल 324 और 326 बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। अब आर्टिकल 324 डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर से रिलेटेड है, तो वहीं आर्टिकल 326 अडल्ट सफराज की बात करता है। अब जस्टिस बागची ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट यहाँ किया SIR को लेके कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बीच का ये मुद्दा है। तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और एंटाइटलमेंट में क्या फ़र्क है। अब राइट जो होते हैं वो सिटीजन का क्लेम होता है अगेंस्ट द स्टेट, तो ये एक तरह की गारंटी होती है, जैसे आर्टिकल 19, 326। बट कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट क्या होता है, ये शब्द शायद हमने पहली बार सुना होगा। तो ये एक तरह की संवैधानिक पात्रता होती है जो जरूरी होती है ताकि हम अपने राइट का एक्सरसाइज कर सकें। उदाहरण के रूप में अगर मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होता है तो आप मतदान करने के अधिकार नहीं रखते हैं। तो ऑल्दो आपके पास मतदान का अधिकार है, बट आपके पास वो संवैधानिक पात्रता होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट को इतना टफ बना रहे हैं कि वो हमारे राइट को इफेक्ट कर रहा है। तो हमें इन दोनों में बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल रिटन बाय अदय माधवन जी। ये एक रिसर्च एनालिस्ट हैं और डिफेंस पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा गया है। तो मैम ने ये पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग ड्रोन पावर और चेंजिंग वॉरफेयर पे लिखा गया है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि रिसेंटली ही यूक्रेन रशिया पे एक स्ट्राइक लॉन्च करता है अंडर द ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जहां वो रशिया की ही टेरिटरी से ड्रोन लॉन्च करता है। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब हो जाए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो जाए, या सबसे पहले 2020 में जहां नागरोन खारबुक रीजन का विवाद होता है, वहां पे हमने ड्रोन वॉरफेयर को देखा कि कैसे ड्रोन वॉरफेयर के पूरे सिस्टम को बदल देता है। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या काम की बात है, इस आर्टिकल में मैम डिस्कस करती है कि कैसे वर्ल्ड में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग या ड्रोन की जो सुप्रीमेसी है उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। अब ड्रोन के मेजर पावर कौन कौन से हैं, USA, इसराइल, टर्की और ईरान। अब देखिए USA जो है वो MTCR के ऑब्लिगेशन के तहत ड्रोन एक्सपोर्ट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकता है। इसी तरह इसराइल अपने कॉन्फ्लिक्ट में बिजी है, साथ ही टर्की इस केस में बचता है, ईरान का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ईरान इज ऑल्सो सप्लाइंग ड्रोन्स टू द रशियंस। तो अब एकमात्र जो देश है ड्रोन सुप्रीमेसी वाला वो बचता है टर्की। अब इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अपॉर्चुनिटी इंडिया को प्रोवाइड करती है ड्रोन डिप्लोमेसी और ड्रोन सुप्रीमेसी के लिए, कि इंडिया के लिए एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में वो ड्रोन सप्लाई कर सके। तो मैम डिस्कस करती है कि कैसे इंडिया आने वाले टाइम में एक ड्रोन पावर बन सकता है। ये इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो 2024 में RAS मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे स्पेस और मिसाइल में इंडिजनाइजेशन का इम्पैक्ट हमारे स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक रूप से होगा। तो इसी तरह से ड्रोन इंडिजनाइजेशन का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ऑपरेशंस आप देख सकते हैं इंडिया के लिए कैसे एक ड्रोन वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जिसको इंडिया लिवार्ज कर सकता है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द पावर आर बिजी इन देयर ओन कॉन्फ्लिक्ट। अब नेक्स्ट आर्टिकल ब्रिक्स प्लस को लेके है। ब्रिक्स को रिगार्डिंग काफ़ी आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसी फाइनली ब्रिक्स को कंसोलिडेट कर रही है। तो आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बिट्स। वी होप कि आपको हमारा न्यू फॉर्मेट पसंद आया होगा। अगर आपको न्यू फॉर्मेट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग आवर इनिशिएटिव प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस PDF की आपको HD PDF हमारे तेज सिविल्स के टेलीग्राम ग्रुप पे एक्सेस हो जाएगी, जिसका कि लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा।